नमस्कार दोस्तों। जनमत के फेसबुक लाइव पेज पे स्वागत है आप सबका। आज 25 जून आपातकाल दिवस उस दिन की याद दिलाता है जब इस देश में पहली बार आंतरिक इमरजेंसी लागू हुई। आज के इस दिन को हम लोगों ने फैज की शायरी पे चर्चा करने के दिन के रूप में चुना। उसकी सीधी सी वजह यह है कि आपातकाल एक एक प्रतीक है जो हमें हमारे लोकतंत्र पे मंडलाते हुए खतरों की याद दिलाता है। आपातकाल हमें याद दिलाता है कि हम जिस लोकतंत्र, जिस आज़ादी पे गर्व करते हैं, वो कितनी नाजुक सी चीज़ है, उसे कितनी आसानी से छीना जा सकता है। पर ये आपातकाल और ये खतरे किसी एक साल के और किसी एक दिन से जुड़े हुए खतरे नहीं हैं। लंबे समय से किसी न किसी रूप में ये खतरे मंडलाते रहे हैं और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि इसको बार बार अघोषित आपातकाल कहा जाता है, क्योंकि हालांकि सरकारी घोषणा नहीं है, लेकिन आपातकाल के दौरान जिस तरह के विशेषाधिकारों का इस्तेमाल शासन ने करने की कोशिश की थी, आज वो बिना किसी घोषणा के ही उन अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है। आपातकाल के बहुत सारे लक्षण हमें साफ दिखाई दे रहे हैं और बहुत कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है जिसकी कल्पना शायद आपातकाल के समय नहीं की जा सकती थी। पर इस लोकतंत्र के संकट के इस इलाके में, यानी दक्षिण एशिया में, एक सबसे बड़े गवाह कोई हैं तो वो फैज अहमद फैज है। और उनकी कविता, उनकी शायरी इन्हीं संकटों से लड़ने की तदबीर खोजते हुए बढ़ती है आगे, और इन्हीं संकटों से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ती है, और इन्हीं संकटों में मुकाबला करने वालों के साथ खड़ी रहती है। तो आज का दिन फैज को याद करने का एक बेहतर दिन है। मैं अभी कह रहा था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी कल्पना शायद आपातकाल के ज़माने में नहीं की जा सकती थी। उदाहरण के तौर पे आपको ये सुन के हंसी आएगी कि जिस दिन आपातकाल घोषित हुआ उस दिन अखबारों को चुप कराने के लिए दिल्ली के गवर्नर ने बिजली मंत्री को आदेश देकर दिल्ली के अखबारों की बिजली कटवा दी। हालांकि बिजली कटने के बाद भी कुछ अखबार निकल पाए किसी इंतजाम से, अधिकतर नहीं निकल पाए। लेकिन अखबारों को चुप करने के लिए बिजली काटना, ये आप आज इस पे सोचें तो ये बच्चों का सा खेल लगेगा, बचकानापन लगेगा। आज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ख़ास तरह के पोलराइजेशन के कारण, एक ख़ास तरह के राजनीतिक सामाजिक ध्रुवीकरण के कारण मीडिया के एक बड़े हिस्से को इस तरह से पालतू बनाया जा चुका है, इस तरह से सरकार परस्त बनाया जा चुका है। सो गोदी मीडिया नाम ठीक ही दिया गया है कि बिजली काटने की या किसी तरह के सेंसरशिप की ज़रूरत ही नहीं है। मीडिया से आप आशा नहीं कर सकते कि आपको वो सच्चाई दिखाना चाहते भी हैं, आपको हकीकत बताना भी चाहते हैं। अगर कुछ इसमें ऐसे एक दो लोग हैं, विकल्प हैं, जो अभी भी सच्चाई पे डटे हुए हैं, तो उनकी भी क्रेडिबिलिटी को इस कदर धूमिल कर दिया गया है
उनको एक तरह से एक सतत विपक्ष में रहने के लिए मजबूर करते हुए एक कोने में ढकेल दिया गया है, जहां वो खड़े होके कुछ भी कहते रहें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मीडिया लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ माना गया है, और अगर मीडिया गायब है और लोकतंत्र की तमाम दूसरी संस्थाएं गायब हैं, अपनी भूमिका नहीं निभा पा रही हैं, तो आपातकाल की घोषणा की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि उस समय हमारे बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता, लेखक, इस देश के प्रतिभाशाली विचारक जेलों में बंद हैं, और उन्हें बेल नहीं दी जा रही है। बेल न देने के पीछे यूएपीए जैसी धाराएं हैं। यूएपीए धाराएं इस तरह की तमाम विशेष सिक्योरिटी धाराएं विशेष परिस्थितियों में लागू की जाने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन आज ये सब धाराएं रोजमर्रे की चीज हो गई हैं। आप कहीं धरने पे बैठे हैं, आपने कोई फेसबुक पे पोस्ट लिखी है, आपने कहीं कोई लेख लिख दिया, इसके लिए भी आपके खिलाफ यूएपीए लगाया जा सकता है। और यूएपीए लगाने के बाद बेल देना एक बहुत कठिन काम बन जाता है, आपको दोषी मान लिया जाता है। भारतीय न्याय प्रणाली जिस बुनियादी सिद्धांत पे टिकी है वो ये है कि जब तक आप दोषी साबित नहीं किए जाते तब तक आप निर्दोष माने जाएंगे। दुनिया भर की न्याय प्रणालियां इसी सिद्धांत पे टिकी हुई हैं, लेकिन विशेष कानून उसको पलट देते हैं। जैसे ही आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है, आप दोषी मान लिए जाते हैं, और अपने को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी नागरिक के ऊपर छोड़ दी जाती है। और उसके रास्ते में इतनी सारी कठिनाइयां और बाधाएं खड़ी की जाती हैं कि एक साधारण नागरिक के लिए उनको पार करना संभव नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कि दंगों में, चाहे वो दिल्ली का मामला हो या वो बंबई का मामला हो, जिन लोगों के ऊपर शुरुआती दौर में मीडिया के रिपोर्टों में आरोप लगे, जिनको उन दंगों के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार समझा गया, उनके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुआ। और जो सरकार विरोधी खेमे के लोग थे, जो असहमत लोग थे, जो सब जेलों में बंद किए गए। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसको आप आपातकाल का न्यू नॉर्मल कह सकते हैं। फैज अहमद फैज वो शायर हैं जिन्होंने आज़ादी के साल में ही इस परिस्थिति का पूर्वानुमान कर लिया था। आप सब उनकी मशहूर नज्म, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, हमें उम्मीद थी जिसकी, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। ये आप सबने पढ़ी है, सुनी है, जो आज़ादी मिलने के ठीक 6 महीने के भीतर कही गई थी। और इसमें इसका नाम सुबह आज़ादी है, और आज़ादी के सुबह के धुधलके के बारे में बताया गया है कि जो आज़ादी हमने हासिल की है, दरअसल दाग धब्बों से भरी हुई आज़ादी है, धुंधली सी आज़ादी है। और हमने जिस सुबह की उम्मीद की थी, जिसके लिए हम चले थे, वो मंजिल अभी बहुत दूर है। सिर्फ ये नहीं, फैज की शायरी सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें जो आज़ादी मिली वो कितनी धुंधली है, वो कितनी सीमित है, सिर्फ ये बताने के लिए फैज महत्वपूर्ण शायर नहीं है, बल्कि वो एक और बात, एक गहरी बात कहते हैं।
और वो बात यह है कि दरअसल इस आज़ादी की सुबह के लिए, सच्ची आज़ादी के लिए जो लड़ाई की जानी थी, जो लड़ाई लड़ी जानी थी, वो लड़ाई तो लड़ी ही नहीं गई। मैं उनकी नज्म, तुम ये कहते हो अब कोई चारा नहीं, कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूं। तुम ये कहते हो तुम ये कहते हो वो जंग हो भी चुकी जिसमें रखा नहीं है किसी ने कदम, कोई उतरा न मैदान में दुश्मन न हम, कोई सफ बन न पाई न कोई अलम, मुंतशिर दोस्तों को सदा दे सका, अजनबी दुश्मनों का पता दे सका। तुम ये कहते हो वो जंग हो भी चुकी जिसमें रखा नहीं हमने अब तक कदम। तुम ये कहते हो अब कोई चारा नहीं, जिस्म खस्ता है हाथों में यारा नहीं, अपने बस का नहीं बारे संगे सितम, बारे संगे सितम, बारे कोह सारे गम, जिसको छूकर सभी एक तरफ हो गए, बात की बात में जी शरफ हो गए। तो ये बात आज भी अक्सर कही जाती है कि कोई चारा नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, टीना फैक्टर, उसको बार बार दोहराया जाता है। और जब भी ये दोहराया जाता है, दरअसल ये कहा जाता है कि कोई लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती, कोई बदलाव संभव ही नहीं है, बदलाव के लिए कोशिश करना इसलिए बेकार है क्योंकि बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है, आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। फैज कहते हैं इस पर सवाल उठाते हुए कि दरअसल क्या उस विकल्प की खोज के लिए जो जरूरी संघर्ष थे वो संघर्ष किए गए। जो सवाल इसलिए उठता है, या उसको हम इस तरह से अपनी परिस्थितियों में समझ सकते हैं कि आज हम जिस न्यू नॉर्मल की, जिस आपातकाल के जिस न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो विशेष परिस्थितियों में लागू किए जाने वाले कानून हैं, वे कानून तो कोई मौजूदा दौर में नहीं बने, वे कानून तो लंबे समय से बनते रहे। एक पूरी व्यवस्था, एक पूरी संरचना, एक पूरा सिस्टम पहले से बनाया गया, तैयार किया गया, जिसमें कि लोकतंत्र या लोकतांत्रिक आजादियां केवल एक दिखाने की चीज बन के रह जाए, और जब कभी निजाम को जरूरत हो तब उसको आसानी से सस्पेंड किया जा सके और वो कानूनी तरीके से किया जा सके, उसके लिए गैर कानूनी रास्तों की जरूरत ना पड़े। तो क्या हमने उन कानूनों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, या हमने इस देश में या इस महाद्वीप में सत्ता की संरचना के जो सदियों पुराने मजबूत खंभे हैं, जाति के, धर्म के, लिंग के, उनके खिलाफ कोई मुकम्मल लड़ाई, एक राष्ट्रव्यापी संघर्ष जिसमें जनता के सभी हिस्से शरीक हों, क्या इस तरह की कोई लड़ाई लड़ी गई? क्या हमने वैज्ञानिक चेतना के लिए कोई गंभीर संघर्ष किया? तो आज वो सब छूटी हुई लड़ाइयां हैं जो हमसे अपना हिसाब मांगने आई हैं। फैज कहते हैं और वो सवाल उठाते हैं कि अगर वो लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है या नहीं लड़ी गई, तो इसके पीछे क्या केवल परिस्थितियों की कठिनाइयां हैं, या योद्धाओं के भीतर भी जज्बे की कोई कमी है, शहादत के, बलिदान के जज्बे की कमी है?
दोस्तों कुए जाना कि ना मेहरबान, खाक पर अपने रोशन लहू की बहार अब न आएगी क्या। अब खिलेगा न क्या उस कफे नाजनी पर कोई लालाजार, इस हजी खामोशी में न लौटेगा क्या। शोरे आवाज हक नाराए गिरोदार, शौक का इम्तहान जो हुआ सो हुआ, जिस्म जां का जियां जो हुआ सो हुआ। सूद से पेशतर हैं जियां और भी दोस्तों मातमे जिस्म जां, और भी तलख्तर इम्तहान, और भी अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। इकबाल को याद किया है इसमें फैज ने, और ये पूछा है दीवानों से, प्यार करने वालों से, कि क्या शहादत के उस जज्बे में कहीं कोई कमी आ गई है, कि इस लड़ाई को टाला जा रहा है, इसको स्थगित किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि हम लड़ नहीं सकते। ये लड़ाई और ये संघर्ष, ये कशमकश फैज की पूरी शायरी में एक कुंजी है उसको समझने की। संघर्ष में सौंदर्य का रूपांतरण। मैं फैज की शायरी के उदाहरणों के माध्यम से थोड़ा सा आगे इस बात को जरा और साफ करने की कोशिश करूंगा, मगर बात यह है कि फैज जो बार बार ललकारते हैं कि लड़ाई शुरू करने का कोई वक्त, कोई सही मुनासिब वक्त नहीं होता, यही वक्त है। हर समय जो वक्त मौजूद है वही वक्त लड़ाई शुरू करने का और लड़ने का वक्त है, क्योंकि उसको जैसे ही आप अगले क्षण के लिए टालते हैं, आप थोड़ी देर कर देते हैं और अपने को कमजोर बना लेते हैं। जैसे ही आप लड़ाई शुरू कर देते हैं, आप दुश्मन को कमजोर बना देते हैं, अपने को मजबूत, अपनी लड़ाई को मजबूत बना देते हैं। उस लड़ाई का नतीजा क्या निकलेगा, ये बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। अन्याय के खिलाफ संघर्ष में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, फैज के यहाँ बहुत ज्यादा इसका महत्व नहीं है जितना कि लड़ने का महत्व है। लड़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर लड़ाई हो रही है तो आप जीत गए, भले ही आपको कुर्बान हो जाना पड़े। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, बढ़ते बढ़ते ही चलो कि अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे। मैं उनकी एक छोटी सी नज्म बोल को भी याद करता हूँ। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है। देख के आहंगर की दुकानें तुम है शोले, सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो ज़बां की मौत से पहले, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। बोलना जरूरी है, भले ही यूएपीए लग जाए, भले ही जेल जाना पड़े, भले उसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े, पर जब तक आप बोल सकते हैं तब तक सच जिंदा रहता है। जैसे ही आप बोलना बंद करते हो, सच की मौत हो जाती है।
तो फैज कोई विकल्प नहीं है की जगह संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है, लड़ने का कोई विकल्प नहीं है, और लड़ने का कोई मौजूद वक्त नहीं है। यही समय है और इसी समय लड़ना है और लड़ना ही है। हम परवरिशे लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, लिखते रहेंगे। असबाब गमे इश्क बहम करते रहेंगे, वीरानी ये दौरा पे कर्म करते रहेंगे। इस दौर की वीरानी को थोड़ा हरा भरा करने, थोड़ा रंगीन करने के लिए शहादत के जज्बे के साथ बोलना जरूरी है। और ये काम, यही काम हमारा है, शायर का यही काम है, इंसान का यही काम है। उस काम को हम कभी छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तल्खिया अय्याम अभी और बढ़ेगी। हाँ, अहले सितम मश्क सितम करते रहेंगे, मंजूर ये तल्खी, ये सितम हमको गवारा, दम है तो मदावाए अलम करते रहेंगे। जब तक दम है, ये तल्खियां बढ़ेंगी, ये सितम बढ़ेंगे, ये जुल्म बढ़ेंगे, हमें मालूम है कि बढ़ेंगे। पर संघर्ष का कोई मुकाबला नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। और इसके आगे एक बड़ा खूबसूरत शेर है इस नज्म में। मैखाना सलामत है तो हम सुर्खिए मैं से, तजईन दरो बाम हरम करते रहेंगे। जब तक मैखाना सही सलामत है, तब तक हम शराब की सुर्खी से, शराब की लाली से मस्जिद की दरों दीवारों को सजाते रहेंगे। मस्जिद की दरों दीवारों को शराब की लाली से सजाते रहेंगे। इससे बड़ा कुफ्र क्या हो सकता है? इससे बड़ी बगावत क्या हो सकती है? मगर इस बगावत का अंदाज बड़ा गजब का है। और ये फैज की अपनी स्टाइल है कि वो मस्जिद को ढहा देने की, ललकार नहीं लगा रहा, मस्जिद को छोड़ के कहीं और चले जाने की बात नहीं कर रहा, वो मस्जिद को सजाने की बात कर रहा, मस्जिद को खूबसूरत बनाने की बात कर रहा। और खूबसूरत बनाने के लिए शराब की लाली, ये एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल मानी है, जिससे कि फैज की शायरी को समझने के रास्ते खुलता है। आप सब जानते हैं कि फैज की शायरी में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कई बार होता है, हम देखेंगे, जिसको लेके बहुत बवाल भी हुआ इन दिनों। ये अलग बात है कि ये नज्म कहते हैं कि पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक की तानाशाही के खिलाफ लोगों को संगठित करने के बहुत काम आई थी। पर आज वो हमारे देश में भी प्रतिरोध की आवाज़ों को संगठित करने का काम आ रही है। पर इसका जो पूरा रूपक है वो इस्लामिक धार्मिक परंपरा के भीतर से आया। इसमें कयामत के दिन को क्रांति के दिन में, इंसाफ के दिन में, एक सच्चे इंसाफ के दिन में बदला गया है। क्या ये मुमकिन है कि हम देखेंगे जैसी नज्म को कोई चाहे तो विशुद्ध धार्मिक नज्म के रूप में पढ़ ले? इसकी इस तरह की कोशिशें हुई हैं। इस तरह की कोशिशें उन लोगों की तरफ से भी हुई हैं जो कि इस्लाम वादी हैं, और उनकी तरफ से भी हुई हैं जो
उसके विरोधी हैं या इस्लामोफोबिक हैं। अब शायरी तो शायरी है, कोई उसमें अर्थ का अनर्थ करना चाहे तो उसको कौन रोक सकता है, लेकिन कविता जिस भाव संवेदना से बनती है उसके पीछे विचार की गहराई होती है, बस वो कोरी भावुकता नहीं होती। अगर विचार की उस जमीन को छोड़ दिया जाएगा तो आप उसके पैशन को ठीक ठीक लोकेट नहीं कर पाएंगे। तो हम देखेंगे नज्म में जब ये कहा जाता है कि बस नाम रहेगा अल्लाह का जो मैं भी हूं और तुम भी हो, और उठेगा अनल हक का नारा, तो ये अनल हक का नारा और बस नाम रहेगा अल्लाह का जो मैं भी हूं और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा जो मैं भी हूं और तुम भी हो, उसमें धार्मिक आस्था की बुनियादों को पूरी तरह उलट दिया गया। और ये बात मंसूर के उस सूफी आह्वान अनल हक से आगे जाती है। आगे इसलिए जाती है क्योंकि इसमें राज करने वाला खुदा नहीं है बल्कि खुल्के खुदा है। तो खुदा से इनकार भी, खुदा के वजूद से इनकार भी नहीं किया गया है। उस धार्मिक मिथकीय परंपरा को विखंडित करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि उसको फिर से रच दिया गया, पुनर्रचित कर दिया गया। और ये काम फैज अपनी शायरी में बहुत करते हैं, इसलिए उनको कई बार ये कहा गया है कि वो परंपरागत अंदाज में एक नया मिजाज पैदा करने वाले शायर। अली अहमद सिद्दीक जो उर्दू के बड़े नक्काद हैं पाकिस्तान के, उन्होंने फैज की शायरी के बारे में ही कहा है कि वो परंपरा को नकारने की जगह परंपरा में एक नया, एक बिल्कुल जुदा अंदाज पैदा करते हैं, क्रांतिकारी अंदाज पैदा करते हैं। और ऐसा करके फैज कैसे अपनी कविता में, अपनी शायरी में उन शायरों के कलाम से ज्यादा बड़ी ताकत पैदा कर पाते हैं जो परंपरा के खिलाफ मुकम्मल विद्रोह की बात से अपनी यात्रा शुरू करता हूं। दरअसल परंपरा मनुष्य की ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई ऐसी चादर नहीं है जिसको आप जब चाहें ओढ़ लें और जब चाहें उतार दें। हम परंपरा के भीतर जन्म लेते हैं, परंपरा के भीतर प्रशिक्षित होते हैं, परंपरा के भीतर आगे बढ़ते हैं। परंपरा हमारे सौंदर्य बोध का निर्माण करती है, परंपरा उस भाषा का निर्माण करती है जिस भाषा में हम दुनिया को बरतते हैं। इसलिए आप हमेशा देखेंगे कि वे शायर जो उस भाषा से लड़ने की जगह उस भाषा को नए रूप में विकसित करने की कोशिश करते हैं, उस भाषा में पहले की संरचनाओं के द्वारा जिन अर्थों को सप्रेस किया गया है, दबाया गया है, उनको पुनर्जीवित करते हैं। उनकी शायरी में एक गजब की ताकत पैदा होती है। और उर्दू
शायरी अक्सर ये बार बार ये करती है। उर्दू शायरी का इतिहास इसी तरह से परंपरा के क्रांतिकारी रूपांतरण का इतिहास है। इसमें फैज कोई नई बात नहीं करता। उसके पहले ये काम मीर, और मीर के भी पहले बहुत से शायर, पर मीर का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि खुदाए सुखन तो मीर ही थे। और गालिब इन सब लोगों ने जो उर्दू की बनी बनाई काव्य भाषा है, जिसमें आशिक हैं, महबूब हैं, शराब है, मस्ती है, दीवाने हैं, दुख है, गम है, कत्ल है, ये सब चीजें, ये सारी काव्य रूढ़ियां, ये सारे रूपक हैं। पर कोई भी बड़ा शायर इन रूपकों का इस्तेमाल उनके वास्तविक अर्थों में नहीं करता, या उसके वास्तविक अर्थों तक उसको सीमित नहीं करता। शराब बिना अपने शराबपन को खोए बहुत कुछ बन जाती है। तो उर्दू के शायर इन इन कुछ चीजों के जरिए दुनिया की हर बात कह देते हैं, हर बात मोहब्बत की जुबान में कह देते हैं। तो ये रवायत उर्दू की है, और फैज अहमद फैज ने इसको, इस रवायत को एक नया रूप दिया, और वो रूप उन्हें प्रगतिशील आंदोलन के साथ उनके सक्रिय जुड़ाव से मिला। वो रूप उन्हें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से मिला। फैज खुद भी कह चुके हैं कि उनकी जो सबसे पहली मशहूर नज्म है, मुझसे पहली से मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, ये सीधे सीधे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद लिखी गई, कही गई। आप कह सकते हैं कि ये नज्म उर्दू शायरी में, उर्दू शायरी की जबान में कहा गया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। परंपरा के भीतर, परंपरा को उसके भीतर से बदलना। तो प्रेम के रूपक में, प्रेम के जरिए, जहां और भी बहुत सारी बातें कही जाती रही, निजी और सामाजिक जिंदगी की बहुत सारी जटिल चीजों को कहा जाता रहा, फैज ने उसको अनगिनत सदियों की तारीख, बहीमाना तिलस्म से भरी हुई रातों के खिलाफ लड़ने का जरिया बनाया। ये प्रगतिशील आंदोलन की प्रेरणा थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से मिली हुई चेतना थी, जिसने फैज जैसे शायरों के दिमाग में प्रेम की एक नई सूरत पैदा की। प्यार करने का मतलब, प्यार के जज्बे का मतलब क्या है? किसी एक शख्स से प्यार करना, किसी एक चीज से प्यार करना, किसी और से ना करना, ऐसा तो नहीं हो सकता। प्यार तो दरअसल प्यार प्यार है। प्यार करने की चीज तो प्यार ही है। प्यार करने की चीज तो जिंदगी है। प्यार करने की चीज तो दुनिया है। ये दुनिया है जो हमें प्यार करने लायक बनाती है, जो हमें प्यार की कामनाओं से भरती है, डिजायर से, पैशन से। तो किसी एक शख्स को प्यार करने के लिए, किसी भी एक चीज को प्यार करने के लिए, प्यार करने का जज्बा होना चाहिए। प्यार करने का जज्बा जिंदगी से मिलता है। इंसान है जो प्यार कर सकता है।
पर क्या इस दुनिया में रहते हुए, इस बंधी हुई जेल खाने सरीखी, कैद खाने सरीखी दुनिया में रहते हुए सच में प्यार किया जा सकता? ये सिर्फ संवेदना के बंटवारे का सवाल नहीं है। यानी ये सवाल ये नहीं है कि भाई दुनिया में बहुत दुख तकलीफ है, बहुत गरीबी है, बहुत अन्याय है, तो हमें प्यार करते हुए किसी से उस अन्याय से लड़ने के लिए भी थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। यह समय निकालना चाहिए। तो सिर्फ जिम्मेदारी का बंटवारा नहीं है। कई बार इसको जिम्मेदारी के बंटवारे की सूरत में समझ लिया जाता है, जिससे कि गलतफहमियां पैदा होती हैं और बात अधूरी हो जाती है। तो ये नहीं कि ठीक है भाई, ये भी है वो भी है, हमारी अपनी जिंदगी भी है और दुनिया के दुख भी हैं। वास्तव में उसमें कोई विभाजन नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है, क्योंकि इसी दुनिया में रहते हुए प्यार करना है। और इस दुनिया में रहते हुए प्यार करने के लिए इस दुनिया को बदलने की सख्त लड़ाई लड़ने का कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि दुनिया को प्यार करने की जगह के रूप में रचना होगा, बनाना होगा। ये दुनिया जो कि सिर्फ लड़ने मरने, नफरत करने, आग लगाने की जगह बन गई है, बना दी गई है, यूं ही नहीं बन गई। वो ऐतिहासिक दृष्टि भी फैज के पास है, जिसमें वो अनगिनत सदियों के तिलिस्म की बात करते हुए समझाते हैं कि एक दिन की बनी हुई चीज नहीं है, उसके पीछे षड्यंत्र हैं, साजिशें हैं जमाने के। तो प्रेम फैज के यहाँ फुर्सत में किया जाने वाला काम नहीं है कि चलो ठीक है, दुनिया की जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो अब थोड़ा निजी जिंदगी की जिम्मेदारियों पर भी ध्यान दे दिया जाए। प्रेम अपने आप में वहां एक क्रांतिकारी शक्ति है, जो कि दुनिया को भी बदलती है और अपने आप को भी बदलती है। प्रेम ने अगर अपने आप को नहीं बदला, अगर आप खुद उस व्यक्ति के भीतर उसमें क्रांतिकारी रूपांतरण नहीं पैदा किया, तो फैज के यहां वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम में मुलाकात या मिलन कोई पॉइंट ही नहीं है। असली जो बात है वो है एक रिवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन। जो व्यक्ति के भीतर भी जरूरी है और जो दुनिया के भीतर भी जरूरी है। तो प्यार का हासिल वही है, क्योंकि उनकी जो मशहूर नज्म है रकीब से, उसकी वो पंक्तियां मैं आपको याद दिलाऊं। हम पे मुश्तरिका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान की गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। गमे उल्फत के एहसान, हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है, जुज तेरे और को समझाऊं तो समझा न सकूं। अपने रकीब को बता रहे हैं कि हम ही जानते हैं कि हमने इस इश्क में क्या खोया है और क्या पाया है, और तो कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि हमने ही खुद को तबाह किया। एक मैंने तबाह किया, एक तुमने तबाह किया। पर क्यों तबाह किया, इसमें मिला क्या? आजिजी सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी, यासो हिरमान के दुख दर्द के मानी सीखे। जेर दस्तों के मसाइब को समझना सीखा, सर्द आहों के रुखे जर्द के
मानी सीख है। दुख का मतलब क्या होता है? जब हमने दुख को महसूस किया, दुख पाया और दुख चुना। दुख पाया इसलिए कि दुख हमने चुना। पर इस दुख से हमें दुख को समझने की ताकत मिली, दुख को महसूस करने की ताकत मिली। आस और निराश, उम्मीद और नाउम्मीदी के मतलब सीखे, गरीबों की हिमायत करना सीखे। जो दुखी लोग हैं उनके साथ खड़ा होना सीखा, क्योंकि दुख को महसूस करना सीखा। जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस, जिनके अश्क आंखों में बिलकते हुए सो जाते हैं, नातवानों के निवालों पे झपटते हैं उकाब, बाजू तोले हुए मंडलाते हुए आते हैं। जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है, या कोई तो उनका बढ़ता हुआ सैलाब लिए फाका मस्तों को डुबोने के लिए कहता है। आग सी सीने में रह के उबलती है, मैं पूछ अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है। क्या हुआ? क्लास हो गई? तो ये प्रेम एक अपने आप में क्रांतिकारी शक्ति के रूप में आता है। दुनिया से हम प्यार करते हैं, इंसान से प्यार करते हैं, इंसानियत से प्यार करते हैं। उसके लिए दुनिया को बदलना जरूरी है, संघर्ष करना जरूरी है। यही खूबसूरती है, यही सौंदर्य है। इसके बिना सौंदर्य क्या है? इसके बिना अगर कोई सौंदर्य है, इस संघर्ष के बिना, इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया को बदलने की जद्दोजहद किए बगैर और उस जद्दोजहद में अपने आप को पूरी तरह बदल लिए बगैर अगर कोई सुंदरता है तो केवल ख्याली सुंदरता है, केवल काल्पनिक सुंदरता है। उसके पीछे हकीकत, वास्तविकता नहीं है। उस प्यार में कोई जान नहीं है, कोई ठोस सच्चाई नहीं है। तो फैज प्यार को रीडिस्कवर करते हैं और रीडिफाइन करते हैं। मैं कई बार अली सरदार जाफरी जैसे लोगों के द्वारा कभी कभी इस्तेमाल किए गए एक शब्द को, फैज को समझने के लिए कारआमद पाता हूँ, और वो है एक रिवोल्यूशनरी रोमांटिसिज्म। मैं फैज को रिवोल्यूशनरी रोमांटिक शायर कहना पसंद करता हूँ। हालांकि बहुत से लोग हैं जो कि फैज को रोमांटिक मानते हैं, और बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि फैज बिल्कुल भी रोमांटिक शायर नहीं थे। लेकिन जब मैं उनको रिवोल्यूशनरी रोमांटिक कहना चाह रहा हूँ, दरअसल मैं उनको रोमांटिक्स और रिवोल्यूशनरी कहे जाने वाले कही जाने वाली दो परंपराओं से अलग एक जगह पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे उर्दू में अगर हम रोमांटिक, वैसे तो हर तरह की कविता, हर तरह की शायरी में रोमान रोमान तो होता ही है। रोमान का एक दौर भी होता है जिसको हम रोमांटिसिज्म कहते हैं, पर उसके अलावा भी रोमांस तो कविता का हिस्सा है किसी न किसी रूप में। पर उर्दू शायरी में अगर आप देखें कि अब ये, या तो कोई कह सकता है कि भाई पूरी उर्दू शायरी रोमानी शायरी है, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो आप पाएंगे कि मीर और गालिब जैसे उनके क्लासिकी शायरों को रोमांटिक शायर कहना मुश्किल है।
किसी और नाम की जरूरत होगी उनको समझने के लिए। आप उनको, गालिब को खास तौर पे एक आधुनिक शायर के रूप में भी देख सकते हैं, और एक आधुनिकता वादी जिसको कहते हैं हम, मॉडर्निस्ट कला जिसको कहते हैं, उसके बहुत सारे ट्रेसेस आपको गालिब के यहाँ मिल सकते हैं। लेकिन गालिब गालिब उस तरह से ठेठ रूमानी शायर नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ जो पैथोस है, जो 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 सच्चाई का गहरा छील देने वाला एहसास है, उसका उस शुद्ध रोमान से मेल नहीं बैठता। पर इकबाल मुझे जरूर उसके बहुत शुद्ध रूमानी पोएट्री के बहुत करीब लगता है। हालांकि उनकी एक यात्रा वो इस्लामिक दार्शनिक दुनिया में भी है, पर खुद ही को जिस बुलंदी पे उन्होंने पहुंचाया, उसके साथ जब वो इस तरह के शेर कहते हैं कि जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोटी, उस खेत के हर होश कुंदम को जला दो। ये शुद्ध रूमानी शायर है, ये एक रूमानी रिवोल्यूशन है। जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोटी, उस खेत के हर होश कुंदम को जला दो। ये विशुद्ध रूमानी कल्पना है क्रांति की। और फैज के यहाँ क्रांति की ऐसी रूमानी कल्पना नहीं है, क्योंकि वो रोमान को रिवोल्यूशनाइज करते हैं, रोमान को भी रिडिफाइन करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वो एक रोमांटिक रिवोल्यूशनरी नहीं है, बल्कि एक रिवोल्यूशनरी रोमांटिक है। प्रेम को किस तरह से वो रिवोल्यूशनाइज करते हैं, इसकी मैं चर्चा पहले ही मैंने थोड़ी बहुत की आपसे। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं कि वो रोमांस को, कविता में रोमांस को रिवोल्यूशनाइज करता हूं, तो दरअसल मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वो सपना, सपने को, कल्पना को संघर्ष के एक टूल के रूप में सचेत रूप से इस्तेमाल करता है। सपना देखना, स्वप्न तो रूमानियत की पहचान है, लेकिन विशुद्ध किस्म की रूमानियत जब होती है तो वहां स्वप्न कई बार यथार्थ का विकल्प बन जाता है, वैकल्पिक यथार्थ बन जाता है, अपनी एक दुनिया बना लेते हैं, एक नई दुनिया बना लेते हैं। ये दुनिया हमें पसंद नहीं है, इस दुनिया में हम नहीं जी सकते, पर हम अपने सपनों की एक दुनिया बना सकते हैं। और सपनों की वो दुनिया बनाना एक तरह से जो हकीकत की दुनिया, उसके खिलाफ बगावत तो है ही, उसमें कोई शक नहीं है कि रोमांस अपने आप में एक स्तर पे यथार्थ के खिलाफ एक बगावत है। सपना देखना ही यथार्थ के खिलाफ एक बगावत है। पर फैज इस रूमानियत से इस मानी में आगे बढ़ते हैं कि वो उस वैकल्पिक यथार्थ की दुनिया में खुद को स्थिर नहीं करते। वो सपना उनके लिए इस दुनिया की हकीकत का सामना करने की जरूरत और सामना करने की हिम्मत जुटाने का काम करता है। वो सपना है, इसलिए हमें इस दुनिया से लड़ना है, इस यथार्थ का सामना करना है। अगर वो सपना नहीं होगा तो क्यों करेंगे? क्या करेंगे उस दुनिया का, क्यों जिएंगे? वो सपना वो ताकत मुहैया करता है। सच होगा या झूठ होगा, ये सवाल ही बेमानी है। पर दरअसल आप एक सुंदर सपना देखते हैं तो आप इस दुनिया की सबसे बदसूरत हकीकत के खिलाफ
लड़ने के सिवा और कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए सपने को कभी छोड़ते नहीं है फैज। मैं फैज की रचना प्रक्रिया को समझने के लिहाज से उनके नज्म मौजू सुखन को बहुत काम का समझता हूँ। नज्म तो आप सबने पढ़ी ही है, बड़ी खूबसूरत नज्म है। पर इस नज्म में दुनिया की कड़वी हकीकत की पूरी तस्वीर दिखाते हैं फैज, और पर उसके बाद कहते हैं कि ये कड़वी हकीकत की दुनिया मेरी शायरी की दुनिया नहीं है। ये हर एक सिमत पुरस्रार कड़ी दीवारें, जल बुझे जिनमें हजारों की जवानी के चराग। ये हर एक गांव पे इन ख्वाबों की मक्तल गाहें, जिनके परतब से चरागां हैं हजारों के दिमाग। जिन ख्वाबों से हजारों नौजवानों के दिमाग रोशन हैं, उन ख्वाबों के कत्लगाहों को मैं हर मोड़ पे देखता हूँ। हर मोड़ पे ऐसे कत्लगाह बने हुए हैं। जो उन ख्वाबों के कत्लगाह हैं जिनसे नौजवानों के दिमाग रोशन होते हैं। चारों तरफ कड़ी दीवारें हैं। ये हमारी दुनिया है, हमारा देश है, हमारा साउथ एशिया है। पर वो कहते हैं कि ये भी है, ऐसे कई और भी मजमून होंगे, लेकिन उस शोक के आहिस्ता से खुलते हुए होंठ, हाय उस जिस्म के कमबख्त दिलावेज खतूत। आप ही कहिए, कहीं ऐसे भी अफसू होंगे। अपना मौजू सुखनन के सिवा और नहीं। अपना मौजू सुखन इनके सिवा और नहीं, तब ए शायर का वतन, तब ए शायर का वतन इनके सिवा और नहीं। शायर, शायर का वतन तो यही है। और शोक के आहिस्ता से खुलते हुए होंठ, हाय उस रस्म के कमबख्त दिलावेज खतूत। ये शायर अपनी ओर से घोषित कर रहा, कविता कुछ और घोषित कर रही है, नज्म कुछ और कह रहा है, कह रही है। आज तक सुर्ख से सदियों के साए के तले, आदम हब्बा की औलाद पे क्या गुजरी है। मौत व जस्त की रोजाना सफाराई में, हम पे क्या गुजरेगी, अजदाद अजदाद पे क्या गुजरी है। ये सवाल है जो ये नज्म उठा रही है। पर शायर कह रहा है कि ये सब होगा, पर मेरी दुनिया तो कुछ और है, मेरा वतन तो कुछ और है। और वो प्यार की, महबूबा की खूबसूरती की दुनिया है। जाहिर है कि महबूबा और प्यार, वो कोई एक इंसान, एक शख्स नहीं है। वो सौंदर्य है, वो हुस्न है, जिंदगी का, दुनिया का हुस्न है। तो क्लास खत्म हो गई ना तुम्हारी? अब कहाँ क्लास चल रही है? तो ये स्वप्न है, ये सुंदरता का स्वप्न है जो शायर की दुनिया है। पर वो शायर ये भूलता नहीं है कि हकीकत की दुनिया क्या है। उस हकीकत की जटिलताओं में, उसकी गहराई में गए बगैर, उसका सामना किए बगैर इस सपने को, इस सुंदरता को नहीं जिया जा सकता। तो हकीकत और सपने के बीच एक लगातार कशमकश है। ये एक डायलेक्टिक्स है, क्योंकि दोनों जरूरी हैं, दोनों विरोधी नहीं है। फैज की शायरी स्वप्न और यथार्थ के बीच की वो जगह है जिसको शायद कविता के सिवा किसी और तरीके से नहीं कहा जा सकता।
गद्य में नहीं कहा जा सकता। यानी वो कविता पैदा करती है, फैज की शायरी पैदा करती है। वो धुंधली सी एक जगह है, एक एक सीमा रेखा है, एक बॉर्डर लाइन है, जिस बॉर्डर लाइन के एक तरफ यथार्थ है और दूसरी तरफ स्वप्न है। एक तरफ कुरूपता है, दूसरी तरफ सौंदर्य है। एक तरफ दिन है, दूसरी तरफ रात है। एक तरफ जुदाई है, कष्ट है, और दूसरी तरफ मिलन की, सौंदर्य की उम्मीद है। ये बॉर्डर लाइन फैज हैं, और ये बॉर्डर लाइन उनको एक रिवोल्यूशनरी रोमांटिक बनाता है। यथार्थवादी उस रूप में नहीं है फैज कि सपने को विदा कर दें, जो ये कहें कि सपने देखने का वक्त नहीं है। वक्त तो है यथार्थ से लड़ने का, यथार्थ को समझने का। पहले उससे निपट लें, उसके बाद सपने देखेंगे। फैज की पूरी शायरी स्वप्नमय है। वो कभी भी स्वप्न से पीछे नहीं हटते, पर स्वप्न और यथार्थ के बीच की जो बॉर्डर लाइन है, वो उनकी कविता की असली जमीन है। तो इस मानी में मुझे ये शब्द सुविधाजनक लगता है, इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। यानी एक रिवोल्यूशनरी रोमांटिक, एक कविता की रचना प्रक्रिया को और उर्दू शायरी की परंपरा को उर्दू शायरी में इकबाल ने रोमान को जिस ऊंचाई पे पहुंचाया, उसके आगे प्रगतिशील आंदोलन की साहित्यिक धाराओं तक कविता को ले जाने वाले फैज हैं। उस रोमान को कभी भी छोड़े बगैर वो रिवोल्यूशनरी बनते हैं, खुद रोमान को रिवोल्यूशनाइज करते हुए, प्रेम को और कविता को, सबको रिवोल्यूशनाइज करते हुए। तो ये उम्मीद हमेशा बची रहती है, और ये उम्मीद इसलिए प्रणय कृष्ण फैज को उम्मीद भरे अवसाद के कवि के रूप में पहचानते, रेखांकित करता हूँ। अवसाद तो है, उदासी, उदासी बहुत गहरा स्वर है फैज के यहाँ, क्योंकि वो उस बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं जिसके एक तरफ यथार्थ है, दूसरी तरफ स्वप्न है। तो उदासी है यथार्थ की, लेकिन स्वप्न का पैशन भी उतना ही है। वो डिजायर, वो तमन्ना, वो कामना। और ये बिल्कुल आखिरी दौर में भी फैज के, जब वो, जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी वाली नज्म कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये तो सोवियत पतन के बाद जो एक विश्वव्यापी निराशा थी, प्रगतिशील खेमों में, परिवर्तनकामी इलाकों में, उसकी अभिव्यक्ति है। पर उसमें भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा गया। जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी, था कितना कसबल बाहों में, लोहू में कितनी लाली थी। यूं लगता था दो हाथ लगे और नाव पूरम पार हुई, ऐसा न हुआ। हर धारे में कुछ अनदेखी मझधारे थी। कुछ मांझी थे अनजान बहुत, कुछ बेपरखी पतवारें थी। अब जो भी चाहो छान करो, अब जितने चाहो दोष धरो, नदिया तो वही है, नाव वही। अब तुम ही कहो क्या करना है।
अब कैसे पार उतरना है? जब अपनी छाती में हमने इस देश के घाव देखे थे, था वेदों पर विश्वास बहुत, था वेदों पर विश्वास बहुत, और याद बहुत से नुस्खे थे। यूं लगता था बस कुछ दिन में सारी विपदा कट जाएगी और सब घाव भर जाएंगे। ऐसा न हुआ कि रोग अपने कुछ इतने ढेर पुराने थे, वेद इनकी टोह को पा न सके और टोटके सब बेकार गए। अब जो भी चाहो छान करो, अब जितने चाहो दोष धरो, छाती तो वही है, घाव वही। अब तुम ही कहो क्या करना है, ये घाव कैसे भरना? तो उस विश्वव्यापी निराशा के दौर में भी फैज उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। फैज के काव्य का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए ही चाहत मैं ये कुछ बातें रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फैज को हम उर्दू की क्लासिक परंपरा के साथ भारतीय उपमहाद्वीप के प्रगतिशील आंदोलन की परंपरा का संयोग करते हुए उसको एक रिवोल्यूशनरी रोमांटिक पोएट के रूप में देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक तरह से हम उनका आलोचनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं, जिसका और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोग ये कहते हैं, जैसे गोपी चंद नारंग कहते हैं कि फैज के यहाँ विचारधारा और सौंदर्य बोध के बीच में एक कशमकश है, एक अंतर विरोध है। वो तो ये कहते हैं कि विचारधारा उनके सौंदर्य बोध को दबा देती है, पर वो पूरी तरह दब नहीं पाता, क्योंकि उसके भीतर फैज इतने रचे बसे हुए हैं उस परंपरा के भीतर, जिसको इंडो पर्शियन एस्थेटिक ट्रेडिशन कहते हैं। और उसके न दबने से वो कहते हैं कि फैज की पोएट्री में गहराई पैदा होती है। तो वो फैज में विचारधारा और सौंदर्य के बीच एक गैप देखते हैं। कुछ लोग शमशेर की कविता में भी, शमशेर की काव्यानुभूति की बुनावट में भी इस गैप को देखते हैं। विचारधारा और संवेदना के बीच में एक गैप है। विचारधारा राजनीतिक है, संवेदना गैर राजनीतिक है शायद उनके लेखे। पर यह मुझे लगता है कि एक एक बहुत तर्क संगत अप्रोच नहीं है फैज की या शमशेर की या किसी भी बड़े कवि की कविता को समझने के लिए। वो धुंधलका जो है, वो जो बॉर्डर लाइन है, वो जो शाम का तस्वुर है जो बार बार आता है फैज के यहाँ, वो किसी खला की ओर इशारा नहीं कर रहा, बल्कि वो एक बॉर्डर लाइन की तरफ इशारा कर रहा। तो फैज, आप ये भी गौर करेंगे कि फैज उर्दू के एक ऐसे शायर भी हैं जो जिन्होंने उर्दू की क्लासिकी जबान को आम बोलचाल के करीब लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक तरह से उस ठेठ हिंदवी जबान के रूप में हिंदी की जमीन पे खड़ा करते हैं। और जो नज्म मैंने अभी पढ़ी आपके सामने, उसमें आपने उस जबान का जादू देखा होगा। ये ना तो हिंदी है, इसको हिंदी कहना, हम जिस तरह की किताबी हिंदी लिखते हैं, बोलते हैं, उसके साथ न्याय करना नहीं होगा। था कितना कसबल बाहों में, कसबल, हम तो कहेंगे बाहों में कितनी शक्ति थी।
नाव पूरम पार लगी, अनदेखी मझधारें थीं। अब जो भी चाहो छान करो, अब जितने चाहो दोष धरो। था वेदों पर विश्वास बहुत। ये पूरी भाषा का ये पूरा मुहावरा, ये हिंदुस्तानी बोली, ठेठ हिंदुस्तानी बोली की जमीन है। और ये ऐसा नहीं है कि फैज आखिरी दौर में आके यहां तक पहुंचता। हाँ, उसमें धीरे धीरे रस आता है, लाली आती है, बढ़ती है, पर उसका बीज फैज की कविता में बिल्कुल शुरुआत से ही आपको मिल जाएगा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग में मिल जाएगा। लौट जाती है इधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। और भी दुख है जमाने में, गम नहीं है। और ये केवल संयोग से नहीं आया है, ये भाषा के मुहावरे से आया है। एक हिंदुस्तानी आदमी जब बात करता है तो अपने दुख की बात करता, गम की बात आम फहम बातचीत में नहीं होती, वो शायरी में भले होती हो, गीतों में भले ही होती हो। तो दुख ठेठ है। तो एक भाषा है, जिस भाषा जिसकी तरफ उर्दू की स्वाभाविक गति रही है, और बाद में आप जानते हैं कि फैज के बाद के शायरों ने तो लगातार ये कोशिश की है कि वो बिल्कुल ठेठ हिंदी में लिखें। इब्न इंशा को आप याद कर ही सकते हैं कि काहे को ठेठ बने रहिए। ठेठ जब वो कह रहे हैं तो क्लासिकी भाषा की बात कर रहे हैं। काहे को ठेठ बने रहिए जरा रंग बदल के गजल कहिए, ये जो उर्दू जबान हमारी है, सौ रंग है उसके दामन में। तो वो जो जमाने का रंग है, वो जबान में दिखाई पड़े। जबान वो इस्तेमाल की जाए जो गलियों में, बाजारों में, घरों में बोली जाती है। ये वो जबान है जो हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक पूरे साउथ एशिया में बोली समझी जाती है। शायरी, कविता जो है हमारी खड़ी बोली की, वो इस जबान की कविता है। आप जितना इसके करीब जाएंगे, आप कविता के उतने करीब जाएंगे, और जितने इसके दूर जाएंगे तत्सम की तरफ, संस्कृत की तरफ, अरबी फारसी की तरफ, उतने ही कविता से दूर जाएंगे। तो हिंदी उर्दू का हर बड़ा शायर उस ठेठ जमीन तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो फैज वो शायर हैं जो हमें वो रास्ता दिखाते हैं। भाषा फैज की इतनी ज्यादा जीवंत, इतनी ज्यादा आम फहम, इतनी लचकदार, इतनी रस से भरी हुई है। ये बहुत बड़ी ताकत है फैज की। और वो इसलिए आती है क्योंकि वो शायरी के विषयों को जिंदगी से जोड़ते हैं। वो कल्पना में, ख्यालों में, ख्वाबों में किए जाने वाले प्रेम को जिंदगी में किए जाने वाले प्रेम का सवाल बना देता है। ख्यालों में तो बड़ा आसान है प्रेम करना, प्रेम में डूबे रहना, बैठे रहे तस्वुर जाना किए हुए। पर असल जिंदगी में, हकीकत में, बिना संघर्ष किए, बिना उसकी कीमत चुकाए, बिना अपने को बदले, अपने को पूरी तरह बदले, दुनिया को बदलने की कोशिश में खुद को बदले, बिना आप प्रेम नहीं कर सकते हो। प्रेम वो है ही नहीं जो वो ताकत ना पैदा करे, वो ऊर्जा न पैदा करे, जो कि इस तरह के संघर्ष के लिए जरूरी होता है, और जिसके लिए आखिरी कीमत
बलिदान के रूप में या शहादत के रूप में चुकाने के लिए बखुशी तैयार रहना जरूरी शर्त होती है। करोगस जमीं पे सरे कफन, मेरे कातिलों को गुमा न हो कि गुरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। जब मौत करीब आई तो हमने इश्क के गुरूर के बांकपन को भुला दिया हो, ऐसा गुमान मेरे कातिलों को नहीं होना चाहिए। इसलिए जब मैं कफन में भी रहूं तो जरा मेरी जबी को तिरछे कर देना, उठा देना मेरे सर को, कि कातिल देख लें कि हम किस गुरूर के साथ अपने इश्क के बांकपन को निभाते हुए गए। लाओ तो कत्लनामा मेरा मैं भी देख लूं, किस किस की मुहर है सरे में जर लगी हुई। तो जो भी लोग मोहरें लेके तैयार हैं वो तैयार रहें। हम भी मुहर लगवाने के लिए तैयार हैं। यानी ये शहादत, बलिदान का जज्बा है, अपने सपने के लिए कुर्बान होने का जज्बा है, लड़ाई को कभी स्थगित नहीं करना। फैज का वो मशहूर कलाम है जिसमें वो कहते हैं कि मताए लोह कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खून दिल में डुबो ली है उंगलियां मैंने, जुबां पे मुहर लगी है तो क्या कि रख दी है, हर एक हल्का ये जंजीर में जुबां मैंने। तो ये कैद है, जेल खाने के भीतर है। और जेल खाना केवल वही नहीं है जहां सरकारें लोगों को कैद करके ले जाती हैं, बल्कि ये दुनिया, ये समाज, ये देश, ये खुद ही एक जेल खाने में बदल दिया गया है। पर हम अपनी जबान को अपनी जंजीरों के माध्यम से भी कह सकता हूं। ये जज्बा है जो फैज को हमारे समय का, साउथ एशिया का सबसे प्रतिनिधि कवि बनाता है, क्योंकि साउथ एशिया में आज़ादी और लोकतंत्र बुनियादी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रांतियों के भीतर से नहीं खिले। उन्हें एक राजनीतिक बदलाव के रूप में जरूर मंजूर कर लिया, वो अपने आप में कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। लोकतंत्र का ढांचा और आजादी का आश्वासन भी अपने आप में कम बड़ी चीज नहीं है। ये अलग बात है कि जब कहानी शुरू हुई थी तो हम क्रांति के सपने देखते थे, और आज तो हम सपने देखने की आजादी को ही क्रांति जैसी कुछ चीज समझने के लिए विवश होते गए हैं। तो इस तरह से वक्त बदला है, तो लोकतंत्र और आजादी जिस भी रूप में है, जितनी भी है, आज तो उसको बचाने की जद्दोजहद है। पर हमने अपने समाजों में पराधीनता की जो संरचनाएं हैं, गुलामी की जो संरचनाएं हैं, जो वैचारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संरचनाएं हैं, अज्ञान की, धर्म की, जाति की, लिंग की, वर्ग की, उनके खिलाफ कोई गंभीर लड़ाई छेड़े बगैर लोकतंत्र के ढांचे को अपना लिया और सोचा कि लोकतंत्र का वो ढांचा ही हमें
वो सारी आज़ादियां मुहैया कर देगा, पर वो तो होना नहीं था, ना हुआ। तो फैज हमें इस सिचुएशन से आगाह भी करते हैं और उससे निपटने का रास्ता भी बताते हैं। और रास्ता एक ही है कि बोल के लब आजाद हैं तेरे। तो दोस्तों, मैं फैज या उर्दू के किसी भी शायर के बारे में बात करने की कोई लियाकत नहीं रखता। बहुत ही शौकिया पढ़ाई लिखाई है मेरी। तो ये सब बातें एक पाठक की और एक सहभोक्ता की, कि फैज की शायरी के साथ इंटरेक्शन से निकले हुए कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। आप लोगों ने इतनी देर से मेरी ये बातें सुनी और आप बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे संदेश दिए। मधु जी, रूपा जी, गीतेश, उमा, रूपाली, चंद्रेश्वर, सुरेन जी, मदन मोहन, सुनीता, कुमार कन्हैया, राम जी भाई, पी रवि जी, बहुत सारे दोस्त हैं। आप लोगों ने मुझे अपना वक्त दिया। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं। आप सभी ने, अनुराधा जी हैं, जाहिर है मैं सारे नाम तो नहीं पढ़ सकता, पर मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आपके साथ फैज़ को याद करते हुए अच्छा समय बीता। बहुत बहुत शुक्रिया।